हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल आपसे पूछा जा रहा है और हल्ला बोल में आप भी जुड़ सकते हैं। जी हां, क्या अरविंद केजरीवाल को तानाशाह जो कहा जा रहा है वो सही है? जवाब जरूर भेजिएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। आम आदमी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई जिस तरह से सामने आ रही है, अब यही कहा जाएगा कि खुल्लम खुल्ला वार करेंगे। खत्म होने का नाम नहीं ले रही ये लड़ाई। राष्ट्रीय परिषद की बैठक से जी हां कल होनी है, एक दिन पहले भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने केजरीवाल पर अधिनायकवादी होने का आरोप लगाया, जबकि केजरीवाल की ओर से संजय सिंह और आशुतोष ने कहा कि दोनों के सुर बदलते रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़ाई अब अपने अंतिम निर्णय के बेहद करीब पहुंच रही है। दिल्ली के दंगल में ऐतिहासिक जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी में जो अभूतपूर्व संग्राम शुरू हुआ है, अब उसके नतीजे निकलने की घड़ी है। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से एक दिन पहले योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और प्रोफेसर आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका लब्बो-लुआब ये था कि उनका चहेता नेता, इस आंदोलन का अगुआ अरविंद केजरीवाल भटक गया है। अगर ये पांचों चीजों में न्यूनतम जो हमने डिफाइन किया है वो पार्टी स्वीकार कर लेती है, तो ये नहीं, हम हर पद छोड़ने को तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने वाले योगेंद्र यादव ने आंदोलन, संघर्ष, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हुए ये कहने का प्रयास किया कि पार्टी के संयोजक का पद तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी भी उसी राह पर चल पड़ी है जिस राह पर देश की तमाम पार्टियां चल रही हैं। बहरहाल योगेंद्र के स्वर तो नरम थे, लेकिन जब प्रशांत ने माइक थामा तो कोई छूट नहीं। तरफ से बार बार एक ही आग्रह आता था, दो चीजें बार बार साफ साफ कही जाती थी कि बाकी चीजें हम लोग देख लेंगे जो आपने मुद्दे उठाए हैं, लेकिन आप इस्तीफा दे दीजिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में मात खाने के बाद फिर से कांग्रेस के साथ दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश की, और जब पार्टी की कार्यकारिणी तक में उन्हें इस प्रस्ताव के लिए मुंह की खानी पड़ी तो उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी का संयोजक होने के नाते उन्हें हर फैसला लेने का अधिकार है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद दुर्भाग्य की बात यह है, जैसे आपने वो राजेश गर्ग वाले स्टिंग ऑडियो में देखा कि उसके बाद भी ये पेशकश, ये कोशिश चलती रही कि किसी तरह से कांग्रेस या कांग्रेस के एमएलएस को तोड़कर ये सरकार बना ली जाए। प्रशांत भूषण ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक एकाधिकारवादी व्यक्ति हैं, जिन्होंने पार्टी में पारदर्शिता, लोकतंत्र और ईमानदारी बहाल करने की तमाम मांगों को सिरे से खारिज करते हुए हमेशा अपने मन का फैसला किया। तुम ये चाहते हो कि जो तुम चाहो वही फैसला लिया जाए, और इसलिए तुम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग पार्टी के डिसीजन मेकिंग में हों जो कि स्वतंत्र राय रखते हों। वो ये कहता रहा कि मैं तो कभी ऐसे संगठन में रहा ही नहीं जहां मेरी ना चलती हो। आम आदमी पार्टी के विचारक माने जाने वाले प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा कि हालात बहुत खराब हैं, पार्टी पर दिल्ली तक सिमट जाने का खतरा मंडरा रहा है, और बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उसके नायक सुनने को तैयार नहीं है। जैसे लगता है कि यहाँ मुगल साम्राज्य आ गया है और मनसबदारी का झगड़ा हो रहा है। हमसे जो असहमत है वो झूठा है, हमसे जो असहमत है वो कुर्सी का लालची है, हमसे जो असहमत है वो दूसरों से मिला हुआ है। यही तरीके आज नहीं, पिछले कई दशकों से चल रहे हैं और वही तरीके आज अपनाए जा रहे हैं। लगता है हर चीज की धोबी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात नहीं कही गई। कहा वही गया जो अब तक कई बार कहा जा चुका है कि अरविंद केजरीवाल अधिनायकवादी हैं, और इस समय जिन नेताओं के झुंड में हैं वहां से विचारों का एक तरफा यातायात है। पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, और जिस मकसद से आप आगे बढ़ी थी वो मकसद बहुत पीछे छूट चुका है। आम आदमी पार्टी का अंदरूनी विवाद अब उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर सुलह की गुंजाइश कम नजर आ रही है। पार्टी दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है और दोनों ही हिस्से एक दूसरे पर छूटे होने का आरोप लगा रहे हैं। अब सबकी निगाहें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उस बैठक पर है जिसमें यह फैसला हो जाएगा कि इस विवाद का अंत आखिर कहां होगा। कैमरा पर्सन फैजान और संजय शर्मा के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मीम अफजल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री। और हमारे साथ प्रोफेसर आनंद कुमार भी
कुछ ही देर में इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, जाहिर तौर पर आज पहला सवाल तो आप ही से बनता है। जो आरोप लगा रहे हैं आपके दो वरिष्ठ नेता, दो बड़े चेहरे, और प्रोफेसर आनंद कुमार को भी बल्कि उसमें शामिल कर लेना चाहिए, इन सब का कहना है कि आप लोग किसी की सुनते नहीं, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल, तानाशाही आदि। उनका कहना है कि एक तरफा यातायात है यहां पर, सिर्फ बातों का, वन वे। मैं ऐसा नहीं मानूंगा। आप देखिए कि इतना कुछ हो जाने के बाद, पार्टी के अंदर इतने सारे वाद विवाद होने के बाद, इतने सारे सवाल उठाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी पार्टी की कोशिश ये रही कि किसी ना किसी तरह से इस वाद विवाद को, इस मसले को सुलझा लिया जाए। और अगर नहीं होता तो पहले ही कहा दिया था कि भाई माई वे या हाईवे। और अभी भी जो भी प्रक्रिया हो रही है, आप देखिए, जो हमारे संविधान, पार्टी के संविधान के अनुरूप है, जो भी डेमोक्रेटिक हमारे वैल्यूज़ हैं, या जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस बनाए गए हैं पार्टी के अंदर, उसी के हिसाब से हो रहा है। और अगर कल एनसी के अंदर ऐसा लोगों को लगेगा कि भाई ये ठीक है, ये ठीक है, उसी हिसाब से फैसला होगा। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल अब इतने सारे एनसी के सदस्यों के ऊपर अपनी व्हिप चला पाएंगे। नहीं, ये जो वो डर दिखा रहे हैं उस वहां तक आप पहुंचे ही नहीं। आपने कह दिया कि वो होगा जो होगा। हम योगेंद्र और प्रशांत भूषण पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, वो आपकी पार्टी में रहे ना रहे ये आप लोगों का मसला है। सवाल ये है कि जब वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मैं तो वहीं रहता हूं जहां पर सिर्फ मेरी चलती है, मैं तो वही करूंगा, सबको वही मानना होगा जो मेरा फैसला है, अगर रहना है दिल्ली में तो सिर्फ दिल्ली में ही रहना है, ये पार्टी और पार्टी के साथ इस देश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। इसलिए उस सवाल तक पहुंचिए जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूं। वो सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल हो गया है? जवाब दीजिए। देखिए, कोई भी बड़ा लीडर होता है, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे वो घर के अंदर आपके कोई बड़ा लीडर होता है, कुछ फैसले गट फीलिंग के हिसाब से हर लीडर करता है। मगर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ जहाँ बड़े फैसलों की ज़रूरत होती है वहाँ प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं। मैं खुद उनके साथ मंत्री रहा, ऐसे कई सारी बातें होती थी जिसके ऊपर मैं उनकी बात नहीं मानता था 2-3 दिन तक, और फिर वो मान जाते थे। वो कहते चलो जो ठीक है वो तुम कर लो, जो तुम्हारा कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा जो एग्जैजरेट करके किसी चीज़ को दिखाया जा रहा है, ऐसा मामला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज बहुत सारे लोग ऐसा कह के पार्टी को छोड़ रहे हैं। उनसे पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते, उनकी हामी, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। प्रोसेस फॉलो होता है। हाँ। जितने देखिए, जो ठीक है, जो एक कन्वीनर को जो हक मिलते हैं, जो एक कन्वीनर की सलाह ली जाती है, और कन्वीनर की गट फीलिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और उसके आसपास प्रोसेसेस भी फॉलो होते हैं। ठीक है, मैं अब चाहती हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी आपको और मीम अफजल जी को भी इस बहस में शामिल करूं। अभी दिखाएंगे भी कि क्या आरोप इस गुट ने लगाए हैं, और फिर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से पार्टी से संजय सिंह आशुतोष ने क्या जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले आपके पास सुधांशु त्रिवेदी जी आते हुए, कम से कम जितने भी मतभेद हों, और जहां मत होते हैं वहां मतभेद होते ही हैं, कम से कम खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने तो ये कला जैसे हुनर को बिल्कुल मांझ लिया है कि कैसे ढक्कन लगा दिया जाए। कम से कम एक पारदर्शिता दिखती है कि ये मेरी दिक्कत है, इनके खिलाफ मुझे परेशानी है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुल के बोल रहे इतने दिनों से। ये बीजेपी में नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी का वैसे तो यह सारा विषय अंदरूनी मामला है, मगर सहभागिता और पारदर्शिता की नई राजनीति का दावा करने वालों की असली और विद्रूप हकीकत पूर्ण पारदर्शिता के साथ आज जनता के सामने दिखाई पड़ रही है। सारी समस्या की शुरुआत कहां से हुई है? वन मैन वन पोस्ट। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप जो सिद्धांत चाहें अपनाएं। फिर अगर यही सिद्धांत है तो आप में और लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह के दल में क्या अंतर है? देवगौड़ा और चौटाला के दल में क्या अंतर है? क्या फर्क है? दल यही कहता है कि मुख्यमंत्री रहेंगे और वो भी रहेंगे। चलिए, वो भी छोड़ दीजिए। राजनीति के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे राजयोग के साथ राजरोग। इस पे जवाब ले लेते हैं ना सुधांशु जी, फिर अगले पॉइंट पे आइएगा। सुधांशु जी अगले पॉइंट पे तब आइएगा, जवाब दीजिए सौरभ भारद्वाज जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, दो मजेदार बातें हैं कि एक तो ये शुरू में हमेशा कहते हैं कि भाई ये इनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, मगर, और मगर के बाद ये पूरा जितनी गोलियां होती है उतनी दागते हैं।
और जब ये डिक्टेटर की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव कितनी दूर दूर जाते हैं, मुलायम सिंह यादव, अरे अपने घर में ये प्रधानमंत्री जी को नहीं देख पाते। तो देखिए हमारे यहाँ कमियां हैं और इस चीज को हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सुधांशु जी का इस पे जवाब सुनते हैं ना, कमियां नहीं है सुधांशु जी, उनके अंदर कमियां हैं, योगेंद्र भाई में भी कमियां हैं, प्रशांत जी में भी कमियां। हाँ, मैं लौटूंगी जल्दी से सुधांशु जी। देखिए अंजना जी, लोकतंत्र उसे कहते हैं जब रेगुलर सिलेक्शन अध्यक्ष का नियमित अंतराल पे हो। अटल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के युग से मोदी जी के युग तक हमारे यहाँ हर 3-4 साल में अध्यक्ष बदलता है और नए नए चेहरे आते। नैसर्गिक नेतृत्व को हमने बढ़ाया है अटल जी से लेके मोदी तक। ये होता है आंतरिक लोकतंत्र, मुद्दों के मतभेद के बावजूद साथ में लेके चलने की क्षमता। जो आप कह रहे हैं कि भाई आपने एक अपना तय कर लिया, उसी के ऊपर आता। वही जो मैं वाक्य कह रहा था कि राजयोग के साथ राजरोग आता है, और यदि प्रचंड राजयोग आ जाए तो भीषण राजरोग आता है। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। एब्सोल्यूट पावर मिली, दिखाई पड़ रहा है क्या हो रहा है। और जो इन्होंने कहा कि अंदरूनी बात, तो आज जो कुछ आम आदमी पार्टी में हो रहा है अंदरूनी कुछ नहीं है भाई। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, सब कुछ जनता के सामने हो रहा है। तो हम अंदरूनी मैटर पे टिप्पणी नहीं कर रहे, अंदरूनी मैटर को सार्वजनिक रूप से रखा जा रहा है, इसलिए सार्वजनिक टिप्पणी हो रही है। एक सर्वे इस पर बल्कि रिसर्च हो सकती है अब कि औसतन एक दिन में आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता कितने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। बहरहाल इस पे लौटेंगे और मीम अफजल साहब आपके साथ पास भी सौरभ, आपका मुस्कुराता चेहरा बहुत कुछ कहने के लिए मजबूर करता है, लेकिन मैं अभी बचूंगी इससे। हम सुनाएंगे अपने दर्शकों को, जरा सुना देते हैं। मीम अफजल साहब आपके पास भी आ रहे हैं। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब कांग्रेस पार्टी में भी लोग कहते हैं कि 10 जनपद में रहकर सिमट गया है, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को सुना देते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जरा देख लें, क्योंकि अब तो दर्शक भी भूल जाते हैं कि कौन क्या कह रहा है। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक तरफ प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव, क्या उन्होंने आरोप लगाए, और फिर उसके फौरन बाद संजय सिंह, आशुतोष और आशीष खेतान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उसका जवाब दिया, सुन लीजिए। अगर आज भी ये 5 मांगे हमारी जो पार्टी को सुधारने के लिए, पार्टी को अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में कायम करने के लिए जरूरी हैं, अगर आज भी ये मान ली जाती हैं, तो हम कल सुबह तुरंत अपना इस्तीफा सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी से दे देंगे। अगर 5 मांगे नहीं मानी होती तो ये माफीनामा संयुक्त तौर पर जो जारी होना था समझौते के फौरन बाद, कि हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया है, टिप्पणियां की हैं, वो नहीं लिखा जाता। ये लिखा गया, इस बात का सबूत है कि 5 की 5 मांगे दोनों पक्ष तैयार थे, उस पर पूरी सहमति थी, इसलिए वो लिखा गया। ये सिलसिला शुरू हुआ लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद, जिसके तुरंत बाद एक पेशकश करी गई कि दिल्ली में फिर से कांग्रेस का सपोर्ट लेकर आम आदमी पार्टी सरकार बना ले, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर्स ने इसका विरोध किया। अरविंद ने ये बोला कि मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं और मेरा पूरा अधिकार है कि मैं आप लोगों की बात सुनकर अपना फैसला ले सकूं। पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, और इसके लिए वोटिंग हुई थी, ये बात उन्होंने नहीं बताया, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बहुमत के आधार पर यह फैसला लिया था कि अगर दिल्ली में पुरानी परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ सरकार बनने की कोई संभावना बनती है तो हमें प्रयास करना चाहिए। इस बात को क्यों नहीं बताया प्रशांत जी ने? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज चला है। मीम अफजल साहब, है किसी में हिम्मत कांग्रेस पार्टी में कि वो बोल दे 10 जनपद के खिलाफ? देखिए, हमारे यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और हमने कभी उस तरह की राजनीति का दावा नहीं किया जिसका दावा आप पार्टी करते हुए आई थी। इसलिए सवाल उनसे ही बनता है, हमसे नहीं बनता। हमारी पार्टी का तो पुराना एक तरीक़ाकार है, हम उस पर चल रहे हैं, और इस पर आप लोग कभी कभी खुल के तबसरा भी करते हैं, हमको उसके जवाब भी देना पड़ते हैं और हम जवाब देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस राजनीति को शुरू किया था और कहा था हम नएपन की कोई चीज़ लेकर के आ रहे हैं, तो अब आकर के ये पता लगा कि आम आदमी पार्टी में भी वही झगड़े हैं जो नई पार्टियां जब बनती हैं और उसके अंदर एक पर्सनालिटी क्लैश होता है, वो है। आप ये बताइए, ये सफाई दे रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, दूसरे उसकी सफाई दे रहे हैं। ये बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है। 5 की बात भी वो कह रहे हैं मान लिया है, फिर उसके बाद कहा कि माफीनामा तैयार हो गया था और उस पर 4 बजे तय हो गया था।
वो बताएं कि अब उन्होंने क्यों इसको मतलब इसको माना नहीं है, उस पर दस्तखत क्यों नहीं किए हैं। जी जी। सवाल ये सब चीजों के करने से दिल्ली वाले निगलेक्ट हो रहे हैं, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों और बड़ी आशंकाओं के साथ इनको अपने लिए चुना था। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी बहुत ही आवाम में छीछा लेदर हो रही है। लोग ये समझ रहे थे कि कोई नया काम करेंगे, कुछ नया करके दिखाएंगे। खाली पानी का बिल कम कर देने से या बिजली का बिल आधा कर देने से, वो भी अभी नहीं हुआ है और वो भी सब्सिडी के जरिए से हो रहा है। कुछ नई राजनीति की लोग उम्मीद कर रहे थे और नौजवान तबका इनके साथ जुड़ा था। बिल्कुल वो इनको आकेगा, वो समझेगा कि आप कहां पर, ये जो आउट ऑफ 10 हम आपको मार्क्स दे रहे थे उसमें आप कहां पर रह गए हैं। क्योंकि आपने भी, मोदी जी को कहा जाता है कि पैकेजिंग के वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक पैकेजिंग आपने भी की थी, उस पर लिखा था न्यू, यानी नई राजनीति। उसमें अभी भी नयापन लोग खोज रहे हैं, क्योंकि इस तरह से एक एक दिन में 2-2, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो पुरानी कहानी रह गई। प्रोफेसर आनंद कुमार, थिंक टैंक और उनका एक पूरा इतिहास है, और ऐसे तमाम लोग, चाहे प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, सौरभ भारद्वाज, इनकी जो भूमिका रही है, जो योगदान रहा है, उसको आप नहीं नकार सकते हैं, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। जब प्रोफेसर आनंद कुमार ये कहते हैं कि ये तो मुगल शासन काल हो गया है, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, योगेंद्र यादव जी हों, प्रशांत भूषण हो और प्रोफेसर साहब हैं, देखिए मेरा ये कद नहीं है, राजनीतिक कद मेरा नहीं है कि मैं इनको ये कह सकूं कि भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग गलत लोग हैं। मैं ये मानता हूं कि इस वक्त मामला कुछ इस तरीके से हो गया है कि अच्छा नहीं लग रहा किसी भी कार्यकर्ता को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी, इनके ऊपर कुछ बातों के बारे में कहने का। मगर फैक्ट यही है कि कल सारी वाद विवाद सुलझ गए थे, सब चीज़ों पे बातचीत हो गई थी। 4 बजे तक वो खत भी योगेंद्र यादव जी की हैंडराइटिंग के अंदर तैयार कर लिया गया था। मगर 4 बजे के बाद 6 बजे तक ऐसा क्या घट गया कि ये सब कुछ फिर से टूटने की कगार पे पहुंच गया। इस चीज़ का जवाब मेरे जैसा कार्यकर्ता भी चाहता है, इसलिए नहीं कि हम इनके ऊपर कोई आक्षेप लगाना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो आज भी उम्मीद करती है कि सब अच्छे लोग आज भी आम आदमी पार्टी में साथ मिलके आगे बढ़ें। और जो राजनीति जिसकी कल्पना हम करते हैं, जिसका वादा हम करते हैं, उसका एक उदाहरण हम लोगों को दिखा सकें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब हमारे मीम अफजल भाई या सुधांशु जी हमारे ऊपर हमारा उपहास उठाते हैं, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है इनको झुटलाने का। इस उपहास को हमें सहना पड़ता है और काफ़ी दुख भी होता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, संविधान जो है आम आदमी पार्टी की, उस पर स्पेसिफिकली और एक और मुद्दे पर क्या कहा है दोनों ही तरफ से, सुनिए। कि मेरे को कल शाम को बताया जा रहा है कि अब ये राष्ट्रीय परिषद में तय होगा कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय कन्वीनर होंगे या नहीं। मैं सबको पार्टी के संविधान की कॉपी भेंट करना चाहता हूं। पता नहीं क्यों पिछले 15 दिन से पार्टी की वेबसाइट से संविधान हटा दिया गया है। हमने ये भी कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए। लोग एनी में भी बैठे हैं, बाद में स्टेट कन्वीनर्स भी बन रहे हैं, तो कुछ हाथों में पावर थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है, जिसको मैंने पार्टी की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ा है। पता नहीं उनको नहीं मिल पा रहा, मुझे मिल गया था, मैंने पढ़ लिया है। अब कुछ मुश्किल सवाल सौरभ भारद्वाज जी जिनका आपको सामना करना होगा। सबसे पहला सवाल यही कि ये कहते हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आपके राष्ट्रीय परिषद में इसका फैसला होगा, फिर क्यों ये कर रहे हैं आप लोग? क्यों बार बार विधायकों को कहा जा रहा है कि आप अपने समर्थकों को लेकर आइए ताकि वो सब अरविंद का सपोर्ट करें? नहीं, मैं आपको संविधान और 2-3 बातें जो है उसके बारे में बता दूं। एक तो मैंने खुद आज सुबह ही ये चेक किया है आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे, उस पर ऑलरेडी आप सिर्फ आम आदमी पार्टी टाइप करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एकदम आ जाती है PDF फाइल, और आप उसको सेव भी कर सकते हैं। जो ये बात बार बार कही जा रही है नेशनल कन्वीनर की बात, वो इसलिए कही जा रही है क्योंकि नेशनल काउंसिल सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है पार्टी की। नेशनल काउंसिल तय करती है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में कौन जाएगा, और वही तय करती है कि नेशनल कन्वीनर कौन होगा। ठीक है, ये सारी की सारी। लेकिन आपकी पार्टी में तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है ना सौरभ जी। जैसे देखिए, एक सेकंड, जैसे बीते दिन PSC की बैठक थी, आपने स्पेशल इनवाइटी के रूप में कुछ लोगों को बुला लिया। अब कल जब नेशनल काउंसिल की बैठक है तब आप स्पेशल इनवाइटी बना के लोगों को बुला ले रहे हैं, तो होता तो वही है जो अरविंद जी रखे।
नहीं, जो स्पेशल इन्वाइटीज, मैं इस पे भी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये चर्चा कर रहे हो और ये चर्चा करनी चाहिए इस बात पे। ये जो स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं वो आ तो सकते हैं, बट वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और उनकी वोटिंग राइट्स नहीं होती। ठीक, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव की भी जब पिछले 2-3 हफ्ते पहले जब वो बैठक हुई थी, ये महत्वपूर्ण है। जो स्पेशल इन्वाइटीज थे उन्होंने वोट नहीं किया था। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। एक और सवाल, क्योंकि मैं अन्य मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ। इसका जवाब आपने दे दिया, ठीक है, इसका जवाब आपने दे दिया कि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, तो उनका आना नहीं आना उस मायने से महत्वपूर्ण नहीं होगा कि वो किस गुट के लिए वोट डालते हैं। अगला सवाल, जिस पार्टी ने देश को ये सिखाया, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में खड़ा होकर देश को यह कह रहा था कि सेटिंग कर लो जी और फोन निकाल के धीरे से रिकॉर्डिंग का बटन दबा दो, वो पार्टी अब कह रही है कि आप मोबाइल फोन अंदर नहीं ला सकते हैं। किस बात से इतने डर गए हैं? अच्छा, इसका फ्रैंकली मेरे को नहीं पता कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, मगर मैं आपको बताऊं, ये कहीं पे भी अगर आपकी इस तरीके की एक मीटिंग हो रही है, देखिए वहाँ पे कोई पैसों की सौदेबाजी नहीं होने वाली, ना ही किसी के रिश्वत लेने देने वाली बात होने वाली है, कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई बात नहीं होने वाली है। बेसिकली वहाँ पे ये भी हो सकता है कि पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछालें और वो चीज़ें बाहर वीडियो के रूप में आए, तो उससे सिर्फ और सिर्फ आप एक ये मान लीजिए कि एक निम्न स्तर का एक एंटरटेनमेंट वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं उससे। मुझे लगता है कि तो ये निम्न स्तर का वैल्यू एंटरटेनमेंट क्यों हो रहा है आपकी पार्टी में? तो सौरभ जी, ये निम्न स्तर का वैल्यू एंटरटेनमेंट क्यों हो रहा है? क्यों नहीं केजरीवाल साहब फौरन बुला लेते हैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को, बातचीत कर लेते हैं, मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सबके सामने बात कर लीजिए। चुप क्यों है अरविंद केजरीवाल? एक वक्त पर वो मनमोहन सिंह को कहते थे मौन मोहन सिंह, अब लग रहा है कि मौनवाल हो रहे हैं। अच्छा नहीं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि जो ये बातचीत चल रही है, इसका एक स्ट्रक्चर इन्होंने डिसाइड किया था कि ये दो लोग और ये दो लोग बातचीत करेंगे, और वो बातचीत कई अच्छी दिशा में चली, पॉजिटिव बातचीत हुई और लगभग बात हो गई थी, ठीक है। मगर हाँ, आपका सवाल अपनी तरह पे वाजिब है कि अरविंद केजरीवाल खुद क्यों नहीं ये बातचीत करते। कई बार हर एक चीज़ के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स डिसाइड कर लेते हैं लोग कि भाई ये दो लोग हैं, वरना कल को ये आरोप भी लग सकता है कि भाई आपका मुख्यमंत्री तो दिन रात अपनी पार्टी के मसले सुलझाने में लगा हुआ है, दिल्ली को कौन चलाएगा। कम से कम आज ये आरोप उस तरीके से गौण हो जाता है कि देखिए मुख्यमंत्री अपना काम ही कर रहे हैं, दो लोग हैं जिनको इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है, उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, एक समस्या है आज भारत की राजनीति में जिसे कहते हैं विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। वो इसलिए हो जाती है कि राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार की चीज आम आदमी पार्टी में दिख रही है। सौरभ जी ने कहा कि वो एक अच्छी राजनीति करना चाहते थे, ठीक है, वक्तृत्व देना अलग बात है, कृतित्व में आना अलग बात है। कहना कि हम अच्छी राजनीति देंगे और व्यवहारिक धरातल पर उसे उतारना अलग बात है। जैसे कहते हैं ना, रायचंद को जब करमचंद बनना पड़ता है तो बहुत समस्या होती है। हो सकता है इनका उद्देश्य अच्छा रहा हो, मगर इनकी मजबूरी और इनकी जो बेबसी थी हकीकत को समझे बगैर, उसके ऊपर मुझे सिर्फ ये बात ध्यान आती है, जैसे आजकल वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है। हम लोग बचपन में जब वर्ल्ड कप क्रिकेट चलता था तो तमाम चाय की दुकानों, पान की दुकानों पे लोग मैच देखते थे, तो तमाम लोग कमेंट्री करते थे देख के, अरे ये तो गावस्कर को तो खेलना ही नहीं आता, अगर मैं होता इसकी जगह तो इस बॉल को ऐसे खेलता। मगर उन्हीं लोगों को अगर हकीकत में उसी समय मैदान में उतार दिया जाता तो उनकी जो स्थिति होती वही आज आम आदमी पार्टी की हो रही है। बाहर से बैठकर कमेंट्री करना और हकीकत में लोगों को उद्देश्य के साथ जोड़कर, सामंजस्य बनाकर परिवर्तन की भूमिका निभाना, बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति की इकलौती पार्टी है। 63 सालों में आज तक हमारा कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ, ये हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, जबकि हमारा नेतृत्व लगातार बदलता रहा, दशक दर दशक। सुधांशु जी, अब याद मत दिलाइए, मुझे याद आ रहा है उमा भारती ने एक वक्त पर सवाल खड़ा कर दिया था और बैठक से निकल गई थी, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और ऐसे तो पूरी अनगिनत लिस्ट है ऐसे नेताओं की, कल्याण सिंह साहब हो, हालांकि बाद में जो भी हुआ। अंजना जी, मैं जो कह रहा हूँ, नेताओं का छोड़ना और वर्टिकल डिवीजन, इनके संस्थापक सदस्यों में इतने सारे एक साथ वर्टिकल डिवीजन होता है। जैसे कांग्रेस में विभाजन हुआ, 1905 में नरम दल गरम दल हुआ, आजादी के बाद 67 में इंदिरा कांग्रेस और देवराज अर्श बनी, तिवारी कांग्रेस और पवार कांग्रेस बनी।
हम वर्टिकल डिवीजन की बात कह रहे हैं। आज तक कभी वर्टिकल डिवीजन किसी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, कभी नहीं हुआ। लेकिन जिसने आवाज पार्टी के खिलाफ उठाई वो बाहर चला गया, उसको बाहर कर दिया गया। जी आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। जिनके बारे में आप कह रहे हैं सब आज सामंजस्य के साथ पार्टी में हैं। किसी भी परिस्थितियों में कुछ भी रहा होगा, आज सब साथ में हैं। और जब हमारी पार्टी से कोई भी बाहर रहा, कल्याण सिंह जी या उमा भारती जी ने, किसी ने पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, किसी ने भाजपा की मूल विचारधारा, मूल प्रकृति के ऊपर नहीं प्रश्न चिन्ह लगाया। उसमें जाएंगे तो फिर इनके उलझ आप जाएंगे। मूल विचार पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। उसमें जाएंगे तो उलझ जाएंगे, क्योंकि कई वक्त पर मोदी जी के खिलाफ भी 1-2 इंटरव्यू दे चुकी हैं उमा भारती। और उमा भारती जी की बात करें, आप कल्याण सिंह की बात मैं तो कह रहा हूं ना, मूल विचार पे कभी उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। यही होता है जोड़ने की क्षमता। साइकिल से जा मिले, समाजवादी पार्टी के साथ जा मिले, कहां भटके, घूम फिर के कहां पहुंचे हैं। राजनीति की मजबूरियां जो ना कराएं, उस पर उलझेंगे तो उलझ जाएंगे। मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ मीम अफजल साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ एक पार्टी है जिसको अचानक जबरदस्त जीत और कामयाबी मिली है, जिसने लोकसभा में करारी शिकस्त भी देखी, लेकिन उसके बाद जीत मिली। तो अगर ऐसा भी हो सकता है, ये मार्जिन ऑफ एरर और बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि कुछ ऐसे नेता होंगे जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत उफान मारेंगी, तो इस तरह से मतभेद होंगे। इन्हीं के बीच से अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता चलानी है। देखिए, उनको दिल्ली की सत्ता चलानी है और सबने उनको मौका दिया है, और मैं अभी भी ये महसूस करता हूँ कि उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन सौरभ यहाँ बैठे हुए हैं, अभी बड़े थोड़ी सी मजाक की बात है। अभी सुधांशु भाई कह रहे थे करमचंद और रायचंद, तो सौरभ जो थे, जो 59 दिन की सरकार थी उसमें करमचंद थे, अब वो खुद रायचंद हो गए हैं। और वो बड़े जिम्मेदार और बहुत ही अच्छे ढंग से बोलने वाले प्रवक्ता भी रहे हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है बेचारे। वो खुद जो कुछ कह रहे हैं अपने आप में, ये एक नौजवान है। मैं इनको सिर्फ इसलिए नहीं देख रहा हूं कि ये आप पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन मैं इसलिए देख रहा हूं कि इस तरह के अनगिनत नौजवानों ने दिल्ली के अंदर, नौजवान लड़कों ने, लड़कियों ने अपना काम छोड़कर अपने आप को बिल्कुल कुर्बानी के तौर पर इस पार्टी के साथ कर दिया था। और उसके बावजूद आज इनकी पार्टी बजाय सरकार को ढंग से चलाने के आपस में सरफटोल कर रही है। और ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो आज ये मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि आप पार्टी नहीं रह गई है, इसका नाम सिर्फ अप पार्टी होना चाहिए, एपी पार्टी होना चाहिए, अरविंद पार्टी। इससे ज्यादा मैं नहीं समझ रहा हूं, इसलिए कि जो कुछ सामने नजर आ रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक डेमोक्रेटिक तरीके पर चलने वाले आदमी मुझे नहीं दिखाई देते हैं। अगर कोई विवादित मुद्दे पर वोटिंग की जरूरत होती है तो वोटिंग सीक्रेट बैलेट से हो, और सिर्फ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं उन्हीं का वोट काउंट किया जाए। क्योंकि इस मीटिंग में बहुत सारे लोगों को सुना है, सारे एमएलएस को इनवाइटीज बना लिया गया। उनकी मंशा ये थी कि उनके पसंद के कुछ लोग, जिस पे हमारी भी सहमति हो, उनकी भी सहमति हो, न्यूट्रल लोग हों, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, मैं उसको दोहरा रहा हूं, उनको रखा जाए, एनी में शामिल किया जाए। ये सारे नाम उन्होंने खुद से लिख के दिए थे। 2 सवाल इसके साथ उठते हैं, लेकिन उससे पहले, वो सवाल पूछने से पहले जरा आपको ये भी दिखा दें कि योगेंद्र यादव ने एक माफीनामा सामने लिखा है और क्या कहा है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय नेतृत्व पिछले 1 महीने की घटनाओं पर अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और देश की जनता से माफी मांगती है। हमें खेद है कि दिल्ली के ऐतिहासिक विजय के बाद दिल्ली और देश में जो आशा बंधी थी उसे हमारी गलतियों से धक्का लगा। हमने सार्वजनिक मंचों से अपने ही साथियों पर बेबुनियाद आरोप लगाए, मर्यादा तोड़कर मीडिया से बात की, पार्टी के मंचों का आपसी आरोप प्रत्यारोप के लिए दुरुपयोग किया, अपनी वाणी और कर्म में संयम खोया। हमें अफसोस है कि हमारी इन गलतियों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। हम सब विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, भविष्य में सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी से परहेज करेंगे। क्या ऐसी ही बात कहने की स्थिति में सौरभ भारद्वाज आप हैं या आपकी पार्टी? ये बिल्कुल देखिए, ये जो खत लिखा गया था, ये उस वक्त लिखा गया था जब ये सारी की सारी बातचीत योगेंद्र जी, प्रशांत जी से हो गई थी, और इस चीज़ पे मान लिया गया था कि इन्होंने जो 10 लोग प्रस्तावित किए थे कि इन 10 में से 8 लोगों को एनी के अंदर नॉमिनेट किया जाए, वो सब चीज़ें हो गई थी। और ये कलेक्टिव मुझे लग रहा है एफर्ट था, जिसके बाद सबने ये बात मानी थी कि इस तरीके की चिट्ठी
हमें लिखनी चाहिए, हमें कहनी चाहिए। और मैं आज भी आपसे ये बात बोलता हूँ, ये इतनी जो ये मुश्किलात आज हमारे सामने है, उसका एक बड़ा कारण यही है कि पार्टी आज भी ये कोशिश कर रही है कि उन स्वराज के मूल्यों पे, उन डेमोक्रेटिक मूल्यों पे, हाँ हमारे ऊपर आरोप हैं, हो सकता है हम में कमियां हैं, बट हमारी कोशिश आज भी ये है कि किसी तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से ही डिसीजन हो, और इसीलिए इतना खुल के सारा वाद विवाद सामने आ रहा है। चलिए ठीक है, खुल्लम खुल्ला सब कुछ हो रहा है सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन क्या बीजेपी में किसी में इतनी हिम्मत बन पड़ेगी कि वो आपके राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ बोल सके? देखिए अन्ना जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। मीडिया में जो एक प्रकार का तर्क दिया जाता है भाजपा के बारे में, ये डायलेक्टिक लॉजिक है। एक तरफ आप लोग कहते हैं साहब मोदी जी का जब डिक्लेरेशन हो रहा था तो पार्टी के सब नेता खिलाफ थे, बड़े से बड़े नेता खिलाफ थे, आप लोग ये मानते हैं। यदि यह सत्य है तो फिर यह सत्य नहीं हो सकता किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। तो मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा कि दो में से एक बात तो मान ले, या तो उस विषय पे विराम लगा दे कि फलाने को ये नहीं चाहते थे, उनको ये नहीं चाहते थे, या फिर ये मान ले कि लोगों में असहमति थी, उसके बाद भी हम स्वस्थ लोकतंत्र के साथ एक बार निर्णय होने के बाद। कैंपेनिंग कमेटी का जब अध्यक्ष बनाया जा रहा था नरेंद्र मोदी जी को गोवा में, तो आप थे कार्यकारिणी में? हाँ जी बिल्कुल था। कहाँ थे सर आप थे, मतलब मुझे याद है, लेकिन सवाल यह है कि वहां पर कोई बोलने की हिम्मत कहाँ जुटा पा रहा था? मुझे याद है सुषमा जी लेट से आई थी, आडवाणी जी तो खैर नहीं आए, लेकिन सुषमा जी भी माइक ले जाने पर हम लोगों से बातचीत करने को तैयार नहीं थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाप्त होने के बाद गोवा के उसी होटल के पोर्च में आकर सुषमा जी, जेटली जी, राजनाथ जी तीनों ने आकर सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषणा की थी कि मोदी जी को अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जाता। बाद में मोदी जी आए थे, सब कुछ मीडिया के सामने। तभी तो मैं कहता हूं दो में से एक बात मान लीजिए, या तो कहिए डिक्टेटरशिप थी, फिर ये मत कहिए कि साहब वाद विवाद था। यदि वाद विवाद था तो ये कहिए कि जो अटल जी कहते थे कि मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं, एक बार निर्णय हुआ पूरी पार्टी साथ में खड़ी। यही राजनीतिक परिपक्वता होती है। और मैं एक और बात कहूंगा, देखिए जो मुद्दा आधारित जो पार्टियां बनती ना मौके पे, उनका हश्र यही होता है। संयुक्त विधायक दल की सरकारें 69 में बनी, साल 2 साल में बिखर गई। जनता पार्टी केवल इंदिरा हटाओ के मुद्दे पे आई, 77 में बिखर गई। वीपी सिंह एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए, बिखर गए। एक विधिवत राजनीतिक दल होना, जैसे आम आदमी पार्टी है, भाई आपका विचार क्या, दक्षिणपंथी वामपंथी, यही नहीं पता है। सभी विषयों पे आपका विचार क्या है, कश्मीर से लेके और विदेश नीति तक, वो नहीं पता। आप एक मुद्दे पे आते हैं, एक मुद्दे के आधारित पार्टियों के सामने समस्या आती है। जैसे आप कहते हैं ना, आज की फास्ट फूड जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है, तो बहुत जल्दी जल्दी जो चीज बढ़ती है वो लॉन्ग टर्म में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। ठीक है, ये एक ऑडियो क्लिप अब सामने है जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ता से, सहयोगी से, उमेश से बात कर रहे हैं। जरा अपने दर्शकों को ये सुनाने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जरा ये सुनते हैं, ये अभी ये क्लिपिंग आई है, ये सुनाते हैं। लेकिन ये है कि सर आखिर आप बाहर रहेंगे तो चीजें कैसी हों, कैसे होंगी, आप खुद ही तो बताओ क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अब तो सर चीजें कहाँ तक पहुंची हैं ये कुछ आइडिया नहीं मुझे लग पा रहा है, लेकिन ये है कि मैं एक चीज बस जानता हूँ कि आप में वो कैपेबिलिटी है। मैं देख रहा था कि आप नेक्स्ट बड़ा काम कर सकते हो, और ये भी देख रहा था कि उसमें कुछ लोगों की महती भूमिका आपके साथ हो सकती है। वो योगेंद्र प्रशांत आनंद, सारे लोगों की, और सब लोग आपको नेता मानते हैं, इसमें भी मैंने कभी कोई दो राय नहीं पाया। दूसरी टीम मैं ये मानता हूं कि उन लोगों के कंपैरिजन में उतनी इफिशिएंट तो नहीं दिख रही है। अब ये है कि आप, और लीडर का मतलब होता है कि वो विभिन्न धारा के लोगों को एक साथ खींच के आकर्षित करके अपने साथ लेके चल दे। अगर ये चीज डेवलप है और ये आपने कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस देश में वैक्यूम है। मोदी के बस की चीज नहीं है, उसे आपने दिल्ली में हरा के दिखा दिया। आप उससे बड़े नेता बन के उभर सकते हो। जहां तक चुनाव या संगठन विस्तार की बात है, ये सब चीजें जब वहां जिस राज्य में चुनाव घोषित हो उस समय तय की जाए। और आप भरोसा रखो, मैं उन लोगों से भी मिलता हूं, कभी भी उन्होंने
ये नहीं सोचा होगा कि अरविंद को रिप्लेस करके हमें लीडर बनना है। अरविंद को आगे करके वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और कुछ चीजों में मैं ये मानता हूं कि प्रशांत जी की जिद रहती है कि भाई और ये चीजें हैं तो ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि आप इस लोकसभा चुनाव के पहले तक प्रशांत जी को कैसे मैनेज कर लेते रहे हो। तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बहुत अच्छा। लेकिन ये है कि बस अब आपको अलग रखे हैं, शायद मुझे लग रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप अपने को इन्वॉल्व करिए सर प्लीज। और मैंने कई बार आपसे कहा, मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर पार्टी से, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है हमारे में क्षमता कम हो सकती है, लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग 1 नंबर के कमीने लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश। सर ऐसा मत समझिए। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 MLA लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो? उनसे जाके बात करो ना। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको साथ लेके चले। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो 1 नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है? सॉरी सर अगर मेरी बात से। तो ये है वो बातचीत उमेश सिंह, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच की बातचीत। कई बार ऐसा लगा कि अभद्र भाषा का भी प्रयोग हुआ, आपने सुना होगा, लेकिन जो बड़ी बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल वो यही कि आप चलाइए आम आदमी पार्टी, मैं अलग पार्टी बनाकर आगे बढ़ूंगा अपने विधायकों के साथ, आपको जो भी करना है करिए। इसी बीच अभद्र भाषा उन तमाम नेताओं के लिए जिनका नाम आप लगातार सुन रहे हैं, जिसमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और इसी के साथ प्रोफेसर आनंद कुमार के लिए भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सौरभ भारद्वाज, हमने सुनाई आपको अरविंद केजरीवाल की बातचीत उमेश सिंह आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता से। हमारे दर्शक भी इसे लाइव सुन रहे थे। ये क्या है? देखिए, फ्रैंकली मैं ये चीज़ पहली बार आपके चैनल पे सुन रहा हूँ, तो मैं जो भी बात बोलूँगा वो इस चीज़ को अज्यूम करके कहूँगा कि ये शायद सच है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में क्या सच है नहीं। मगर देखिए मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल का यहाँ पे स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। देख के आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर की तरह मुझे ऐसा लगता है कि कटुता बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा आ गया है कि कार्यकर्ता ज़रूर चाहते हैं कि भाई सब मिलके साथ चलें, सौरभ जी, मगर दोनों तरफ से। सौरभ जी एक सेकंड, जरा एक सेकंड रुक जाइए। मुझे लगता है आज एक सेकंड रुक जाइए। धाक के 3 बात वाले सवाल जवाब में अगर हम उलझ जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, हम मुद्दे तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए चूंकि ये अभी ही ये रिकॉर्डिंग आई और हमने लाइव अपने दर्शकों को सीधे सुनाया है, उमेश सिंह आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो रूबरू हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। अरविंद जी की भाषा, वो कह रहे हैं काला लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन काली भाषा का इस्तेमाल इसमें होता हुआ साफ सुनाई दे रहा है। अब नई राजनीति का ये चेहरा तो लोग आसानी से हजम नहीं कर पाएंगे। सवाल आपसे सीधा है, आपकी पार्टी
सबसे बड़ी प्राथमिकता कहते थे पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार से जंग है। ये पारदर्शिता अगर आज आ रही है तो खुलकर आप इस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, फोन कॉन्वर्सेशन आप भी सुन रहे हैं, अरविंद जी की ही आवाज है। सवाल ये है कि पारदर्शिता, आपने सबको समझाया था ना सर कि रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अब आप ही के कार्यकर्ता हैं, सब रिकॉर्ड कर करके दे रहे हैं मीडिया को। उमेश सिंह आपके कार्यकर्ता रिकॉर्ड कर रहे हैं। पारदर्शिता अगर आपकी प्राथमिकता है तो आप क्या अरविंद केजरीवाल की इस व्यवहार के साथ खड़े हैं, या आप भी उसकी भत्सना करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम? नहीं, देखिए, ठीक, सुधांशु त्रिवेदी जी। हेलो जी सौरभ बने रहें प्लीज हमारे साथ। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यह बात पे मैं सौरभ बने रहे। हाँ बोलिए सौरभ जी की इस बात पे मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि जब तक इस टेप की प्रामाणिकता सिद्ध न हो जाए तब तक यह बात मानी जा सकती है कि ये आवाज किसकी है। मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप मर्यादाओं को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जो कहावत है ना, यथा राजा तथा प्रजा, लोकतंत्र में होता यथा नेता था कार्यकर्ता। जब आप मुख्यमंत्री के रूप में कहेंगे कि स्टिंग कर लेना, सेटिंग कर लेना, तो कैसे आपके कार्यकर्ता नहीं करेंगे? वो जो आपने कथा हमारी पौराणिक कथाओं में सुना होगा ना, भस्मासुर की कथा, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वह जिसके सर पे हाथ धर दूं वो भस्म हो जाए, और जो सब लोग उससे डरने लगे, और आखिर में एक दिन उसने अपने ही सर पे हाथ रख लिया और स्वयं भस्म हो गए। तो आज ये स्टिंग कल्चर जो भारत की राजनीति में एक नया स्वरूप लेके आए थे, नई राजनीति का प्रतीक, वो आज आम आदमी पार्टी के लिए भस्मासुर सिद्ध हो रहा है। मीम अफजल साहब। अंजना जी, मैं तो बहुत शॉक हुआ हूँ ये सुन के। अगर ये सही है और ये अरविंद केजरीवाल की आवाज है, तो दिल्ली वालों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जो शख्स अपने साथियों के बारे में इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करे, मैं समझता हूँ शायद पता नहीं उनको शर्मिंदगी होगी नहीं। बहैसियत पॉलिटिशियन मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए कि इससे ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसके ऊपर से एतमाद लोगों का चला जाता है। हमारी बात छोड़ दीजिए, बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, लालू की छोड़ दीजिए, हम पर तो पहले ही से इल्जाम है कि सियासत बहुत बुरी चीज़ है और हम गंदे लोग हैं। जिनसे उम्मीदें वाबस्ता की, अगर वो अपने उन साथियों के साथ जो लड़ाई में उनके साथ थे, जिन्होंने अपने कैरियर दांव पर लगा करके इनके साथ लड़ाई लड़ी है, उनको अगर एक ऐसा नेता मिला है जो उनके ताल्लुक से इस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहा है, वो भी टेलीफोन पर, अगर हो सकता है कि जाती मुलाकात में किसी बंद कमरे में मैं भी गुस्से में आकर किसी के बारे में ऐसा बोल दूं, लेकिन टेलीफोन पर मैं सियासत में हूं, एक बात करते हुए मुझे कितनी एहतियात बरतनी चाहिए, क्या इतना भी आइडिया नहीं है? इससे दिल्ली के जब लोगों ने ये सुना होगा या सुनेंगे, और आपका तो बड़ा चैनल है, सारे भारत में क्या पूरी दुनिया में देखा जाता है, इसके बाद अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो बहुत ही एहतियात के साथ अल्फाज का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये टेप सुनकर के मुझे इतना शॉक लगा है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई आदमी इस तरह की बात अपने साथियों के बारे में बोलेगा, और वो साथी जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है और लोगों ने उन पर भरोसा किया। क्या ये टीम इस काबिल है कि दिल्ली को चलाएगी? क्या ये बात जो आज ये कह रहे हैं, कल अपने वजीरों के बारे में बोलेंगे? क्या ये बात जो आज कही है इन्होंने, क्या ये जो इनके साथ हैं अभी, चाहे वो कुमार विश्वास हों या दूसरे लोग हों, क्या उनके बारे में भी बोलेंगे जिस दिन ये जरा सी आवाज उठाएंगे इनके खिलाफ? बहुत ही अफसोसनाक बात है। और मैं तो सुनकर के हैरान हो गया हूं कि क्या एक आदमी जिसको भगवान ने इतना जबरदस्त पॉपुलैरिटी दी, ये भगवान की देन है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि आदमी इतना पॉपुलर हो जाए और वो इतना आहंग उसमें आ जाए। इस गुफ्तगू का अंदाज मैं तो समझता नहीं कि कोई आदमी इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद किसी के बारे में भी, अपने वर्कर के बारे में भी कभी नहीं कह सकता कि वो कमीना है। सुधांशु त्रिवेदी, बहुत अफसोस हुआ मुझको। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन ये तो वो बात हो गई ना कि पर्सनली कोई अपने कार्यकर्ता से कुछ बात कर रहा था, वो बात सामने आ गई, तो जिसकी बात पकड़ी चली गई उसको उसके खिलाफ लोग बोलने लगते हैं। लेकिन कई बार आपस में बातचीत में गुस्सा दिखता है। देखिए, मैं मीम अफजल साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। यह ठीक है कि आप व्यक्तिगत आचरण में कुछ और बोलते हैं और बाहर के आचरण में कुछ और बोलते हैं, तो फिर तो दोहरा चरित्र हो गया ना। कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग निजी वार्तालाप में भी कर रहे हैं, तो आपकी आंतरिक मनोवृत्ति क्या है? योर इंटरनल टेंडेंसीज रिफ्लेक्टेड इन दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। और मैं एक विडंबना मानूंगा कि आज ही
अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, जो भारत की राजनीति में शब्दों की मर्यादा और मूल्यों के प्रतीक के रूप में जाने जाएंगे। और आज ही के दिन एक ऐसा स्टिंग सामने आया है जिससे मीम अफजल साहब की बात बिल्कुल सही है कि शब्दों की मर्यादा के ध्वस्त होने का कीर्तिमान दिखाई पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि किसी भी प्रकार की नई चीज को एक बार देखने के बाद उसके बाद थोड़ा सा विचार करके समर्थन करने की बात होनी चाहिए। कभी कभी जो नई चीज, आकर्षक जो चीज लगती है, वो अंदर से कितनी यथार्थपरक होती है, ये धीरे धीरे समय के साथ पता चलता है। ठीक है, आपको एक मौका मिला उन पर प्रहार करने का, लेकिन ये तो जनता डिसाइड करती है और अल्टीमेटली वोट करने के पहले जो पुराने लोग हैं और जो आजमाए हुए हैं उन पर जब भरोसा खत्म होता है तब वो ऐसी पार्टियों की तरफ जाते हैं। तो ये आईना तो आपके लिए भी है। लेकिन सुधांशु जी, जल्दी से एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, जो एक अलग पार्टी, क्योंकि इस शख्सियत को अगर करीब से देखिए तो अरविंद केजरीवाल हर चीज को हेड ऑन लेते हैं, कम से कम कुछ भी करने से डरते नहीं है। खूबी भी हो सकती है, ये बहुत बड़ी कमजोरी भी हो सकती है, लेकिन वो इस हद तक चले गए कहने में कि मैं एक नई पार्टी तक बनाने को तैयार हूं, अगर आप लोगों को ये पार्टी रखनी है आप रख लीजिए, मैं ये सब करने के लिए नहीं आया हूं। एक नई पार्टी बनाने तक की जोखिम लेने को वो तैयार दिख रहे हैं। इससे सिर्फ मैं ये कहूंगा कि देश की व्यवस्था बदलने और देश की सारी के सारे आधार को बदलकर स्वराज्य लाने का दावा करने वालों का खुद आधार, राजनीतिक आधार कितना कमजोर था, ये अरविंद केजरीवाल जी की बात से परिलक्षित होता है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बना लूंगा, जिसके नाम से पार्टी जानी जा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब खुद का आधार इतना कमजोर है तो उस आधार पे आप इतनी बुलंद इमारत बनाने का जो दावा कर रहे हैं वो कितना खोखला है। ठीक है, सौरभ भारद्वाज हम हालांकि हमारे साथ चले गए हैं ये ऑडियो सामने आने के बाद, या हो सकता है उनका पहले से वक्त कहीं और तय हो। आप दोनों से गुजारिश है कि प्लीज हमारे साथ बने रहें। मीम अफजल साहब आप भी ब्रेक के बाद फौरन, ब्रेक नहीं, हम अपने दर्शकों को बल्कि बिना ब्रेक के हम लगातार ये खबर आपको दिखा रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से आपसे प्रतिक्रिया लेंगे और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की भी तरफ से अगर कोई और इस पर प्रतिक्रिया देना चाहे तो वो जरूर दे, क्योंकि आज ये ऑडियो देश के सामने आ रहा है और आज तक पर हम इसे सुना रहे हैं। अगर आपको अपनी प्रतिक्रिया इस पर देनी है तो आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता को आकर सामने जरूर देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए एक बार फिर से, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक बातचीत कर रहे हैं अपने कार्यकर्ता से जिसका नाम है उमेश सिंह। उमेश सिंह ने ही ये बातचीत रिकॉर्ड की है और वही इसे मीडिया को दे रहे हैं और आज तक पर हम आपको सुना रहे हैं दोनों के बीच की बातचीत। गौर से सुनिए। लेकिन ये है कि सर आखिर आप बाहर रहेंगे तो चीजें कैसे होंगी, आप खुद ही तो बताओ क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। अब तो सर चीजें कहाँ तक पहुंची हैं ये कुछ आइडिया नहीं मुझे लग पा रहा है, लेकिन ये है कि मैं एक चीज बस जानता हूं कि आप में वो कैपेबिलिटी है। मैं देख रहा था कि आप नेक्स्ट बड़ा काम कर सकते हो और ये भी देख रहा था कि उसमें कुछ लोगों की महती भूमिका आपके साथ हो सकती है, वो योगेंद्र प्रशांत आनंद, सारे लोगों की, और सब लोग आपको नेता मानते हैं, इसमें भी मैंने कभी कोई दो राय नहीं पाया। दूसरी टीम मैं ये मानता हूं कि उन लोगों के कंपैरिजन में उतनी इफिशिएंट तो नहीं दिख रही है। अब ये है कि आप, और लीडर का मतलब होता है कि वो विभिन्न धारा के लोगों को एक साथ खींच के आकर्षित करके अपने साथ लेके चल दे। अगर ये चीज डेवलप है और ये आपने कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस देश में वैक्यूम है। मोदी के बस की चीज नहीं है, उसे आपने दिल्ली में हरा के दिखा दिया। आप उससे बड़े नेता बन के उभर सकते हो। जहां तक चुनाव या संगठन विस्तार की बात है, ये सब चीजें जब वहां जिस राज्य में चुनाव घोषित हो उस समय तय की जाए। और आप भरोसा रखो, मैं उन लोगों से भी मिलता हूं, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अरविंद को रिप्लेस करके हमें लीडर बनना है। अरविंद को आगे करके वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और कुछ चीजों में मैं ये मानता हूं कि प्रशांत जी की जिद रहती है कि भाई और ये चीजें हैं तो ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि आप इस लोकसभा चुनाव के पहले तक प्रशांत जी को कैसे मैनेज कर लेते रहे हो, तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बहुत अच्छा। लेकिन यह है कि बस अब आपको अलग रखे हैं, शायद मुझे लग रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप अपने को इन्वॉल्व करिए सर प्लीज।
और मैंने कई बार आपसे कहा मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर्स पार्टी से, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग, जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है हमारे में क्षमता कम हो सकती है, लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग 1 नंबर के कमीने लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश। सर ऐसा मत समझिए। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 MLA लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। हमारी प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो? उनसे जाके बात करो ना, उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो 1 नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है। सॉरी सर अगर मेरी बात। अरविंद केजरीवाल अपने ही एक कार्यकर्ता उमेश सिंह से बातचीत करते हुए इसमें वो जिक्र कर रहे हैं प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव का, और खासतौर पर प्रोफेसर आनंद कुमार के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल इस बातचीत में साफ सुनाई दे रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम लोग काले दिल के हैं, उनके साथ में काम नहीं कर सकता। इन लोगों ने मुझे दिल्ली में हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी के साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़कर अलग पार्टी बनकर आगे चलने को तैयार हूँ। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक और स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसे आप सुन रहे हैं आज तक पर। अपने ही एक कार्यकर्ता उमेश सिंह से बातचीत में न सिर्फ प्रोफेसर आनंद कुमार के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए, बल्कि ये भी कहते हुए कि मैं अलग पार्टी तक बनाने को तैयार हूं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैं इस तरह की राजनीति करने के लिए आरोप प्रत्यारोप वाली नहीं आया हूं राजनीति में, पॉलिटिक्स में। मीम अफजल साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, इस जो आपने दोबारा सुनाया तो मैंने ज़रा इस पर गौर किया और मुझे ऐसा लगा कि जो उमेश सिंह जो भी साहब हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही लगते हैं और उन्होंने कोशिश यहाँ से शुरू की कि सब मिलकर के पार्टी को चलाएं। और उनकी शायद ख्वाहिश ये थी कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करें चीज़ों को और सबको और ये बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो किस लेवल के वर्कर हैं, कि लीडर हैं, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि लीडरशिप का काम यही होता है कि वो सबको साथ लेके चले, क्योंकि पार्टी में भिन्न भिन्न विचारों के लोग होते हैं और अलग अलग मिजाज के लोग भी होते हैं। और लीडरशिप का कमाल ही यही होता है कि वो उनको साथ लेकर के चल सके और यही उसकी कामयाबी होती है। और दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल साहब का जो पूरा, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ उसका जायजा लेने के बाद, तो ये लगता है कि या तो जो लोग भी हैं या तो उनके साथ हैं और या उनके अपोज हैं। यानी इस आदमी ने जब बातचीत शुरू की तो अरविंद केजरीवाल शुरू में ऐसा तासुर दे रहे थे कि ये कोई न्यूट्रल आदमी बोल रहा है, लेकिन जब उन्होंने साथ आने की बात कही तो उन्होंने कह दिया कि तुम भी चले जाओ उनके साथ और पार्टी बना लो और आम आदमी पार्टी संभाल लो और मैं अपनी पार्टी बना लूंगा। मेरे ख्याल में एक बात और क्लियर होकर के सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल साहब को इस बात की ज्यादा ख्वाहिश है या ललक है कि वो अपनी पार्टी बना लें और ऐसी पार्टी हो जिसमें वो अकेले ही सब कुछ हों और हर आदमी उनकी बात माने। और मैं आपको आज अंजना जी, मैं तजर्बे की बुनियाद पर एक बात कहने जा रहा हूं और इसको आप नोट कर लें, ये पार्टी नहीं चल पाएगी अब ज्यादा दिन और इसमें टूट भी हो सकती है। अब ये तो आप अपना फायदा देखने लगे। होगी अब ये तो आप अपना फायदा देखने लगे। मैं अंजना जी, मैं बिल्कुल अपना फायदा नहीं देख रहा हूं।
मैं सिर्फ एक जो इससे नतीजा आख्द करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ। हो सकता है मैं गलत हूं, आप मेरी बात, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि जब चीजें इस हद तक चली जाएं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ये कल जो 4 बजे वाला मामला था कि सब लेटर लिख लिया गया, उसके बाद उसे कह दिया गया कि भाई आप बताओ क्यों टूटा। हाँ। तो अब मुझे नहीं मालूम क्यों टूटा है, कैसे टूटा है, लेकिन अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है ये हो सकता है कल आगे और शाम में किसी के सामने, और उसके बाद कुछ हालात और बदल गए हों। बहरहाल इससे बहुत डैमेज हुई है आम आदमी पार्टी। हाँ। और दिल्ली के लोग जो हैं इससे बड़े हताश होंगे। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि हर किसी को लगेगा, आम आदमी पार्टी के तमाम लोग बड़े हताश होंगे इससे। हाँ। एक आदर्श नेता के रूप में उभर रहे थे अरविंद केजरीवाल, इसलिए एक धक्का उस छवि को लगता है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ भी कहना सही होगा। लेकिन एक ट्वीट हम आपको अरविंद केजरीवाल का दिखाना चाहते हैं, जिसके बाद हम आपको फिर से एक बार रिकॉर्डिंग सुनाएंगे पूरी बातचीत की। ये ट्वीट है 19/5/2013 की, जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं अंग्रेजी में, आई स्ट्रांगली कंडेम द फाउल लैंग्वेज यूज्ड बाय सम ऑन ट्विटर, दे कैन नॉट बी आप वॉलंटियर्स एंड कुड बी इंपर्सनेटिंग। यानी ट्विटर पर जो लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मैं भत्सना करता हूं, और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसी आम आदमी पार्टी के मुखिया, कन्वीनर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये बातचीत सुनिए उन्हीं के कार्यकर्ता उमेश सिंह के साथ, क्योंकि इसमें अपशब्दों का भरमार है अरविंद की तरफ से। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर्स पार्टी से, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे।